तो जब हम डाइजेशन इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी माउथ में अपर जॉ में जितने टीथ हैं, लोअर जॉ में भी सेम नंबर ऑफ टीथ है। अपर जॉ में 16 टीथ है, लोअर जॉ में भी 16 टीथ। अब लोअर जॉ या अपर जॉ को भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर हम इक्वल हाफ की बात करें, जैसे मान लो ये हाफ पार्ट है, जितनी टीथ इधर होगी उतनी टीथ इधर होगी। सामने में, बिल्कुल सामने में जो दो टीथ प्रेजेंट हैं, उस दोनों टीथ को हम लोग बोलते हैं इंसिजर। इंसिजर का जो नंबर होता है, मैं इस हाफ पार्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें दो टीथ होंगे। उसके जस्ट बगल में एक थोड़ा सा शार्प टीथ प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन, ये एक होता है। उसके बगल में दो टीथ और होते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, ये दोनों प्री मोलर है, इसको प्री मोलर बोला जाता है। इसके भी नंबर हो गए दो। और इसके पीछे तीन टीथ और होता है, जिसको कहा जाता है मोलर। ये तीनों हो गए मोलर। इसमें इंसीजर इंसीजर कैनाइन और प्रीमोलर, ये तीनों दो बार ग्रो करते ये तीनों दो बार ग्रो करते हैं। पहली बार जब आएंगे माउथ में तो ये मिल्क टीथ के फॉर्म में आएंगे। दूसरी बार जब आएंगे तो ये परमानेंट टीथ के फॉर्म। ठीक है, पहली बार मिल्क टीथ के फॉर्म में और दूसरी बार परमानेंट टीथ के फॉर्म। बंद करो। मिल्क टीथ के फॉर्म में जब ये आते हैं तो वो लगभग 5 से 6 साल में ये टूटते हैं और फिर उसकी जगह पे परमानेंट टीथ। प्रीमोलर और मोलर चिविंग के हेल्प का काम करता है। इंसीजर टीयर ऑफ और कटिंग के लिए, इंसीजर जो है वो कटिंग के लिए और कैनाइन जो है वो टीयर ऑफ। ये जो टोटल टीथ है, आपको बताया कि जैसे ये जॉ का हाफ पार्ट है, लोअर जॉ या अपर जॉ, तो इस तरह के 4 पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, इधर, इधर और सेम अपर। तो टोटल इंसीजर के नंबर की बात करें तो टोटल इंसीजर का नंबर 8 है, कैनाइन का नंबर 4 हो गया, प्रीमोलर 8 हो गया और मोलर हो गया 12। तो अगर हम टोटल टीथ की बात करें तो टोटल टीथ जो यहाँ पे होते हैं वो होते हैं 32। ठीक है, टोटल टीथ 32 हो गए। इसमें इतने टीथ दो बार ग्रो होते हैं, 8 4 8 दो बार ग्रो होंगे, 20 टीथ हो गए। ये टीथ सिर्फ एक बार ग्रो। ठीक है, कौन से टीथ की बात कर रहा हूँ? मोलर। काम क्या होता है टीथ का? टीथ का काम होता है मैस्टिकेशन, चिविंग, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन। जब चिविंग कर रहे होते हैं उसी वक्त हमारी माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये 3 पेयर जो सलाइवरी ग्लैंड के प्रेजेंट है माउथ में, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करेंगे सलाइवा। सलाइवा का जो नेचर होता है, ये नेचर होता है स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली बेसिक नेचर होता है। अब ऐसा क्यों होता है स्लाइटली बेसिक? चलो इसको समझते हैं। हमारी जो टीथ है, टीथ की जो सबसे ऊपर वाली पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एनामेल। और एनामेल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये होता है स्लाइटली बेसिक। तो अब ये स्लाइटली बेसिक है अगर एनामेल, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? बेसिक ही तो होना चाहिए। अगर एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ तो क्या होगा? उसके साथ रिएक्ट करके उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसका नेचर बेसिक होना चाहिए, और वो बेसिक मतलब इन्वायरमेंट बेसिक होना चाहिए, और वो इन्वायरमेंट बेसिक क्रिएट कौन करता है? ये करता है सलाइवा। ओके बच्चों, क्लियर यहां तक? तो सलाइवा का नेचर जो है वो होता है स्लाइटली बेसिक। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन। ये क्या करता है? हमारे फूड का जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको कि हम लोग पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। इसमें से जो पॉइंट भी आपके कॉपी में ना लिखा हुआ नोट डाउन जरूर करें। ये पॉलीसैकेराइड जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इस पे ये एक्ट करता है सलाइवरी एमाइलेज, और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू सिंपल शुगर। सिंपल शुगर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। देखो, हम लोग जो रोटी खाते हैं या चपाती खाते हैं या फिर मेज हुआ, कॉर्न हुआ, जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उस फूड में को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम थोड़ी देर तक चिविंग करते रहते हैं फूड की, तो उसमें स्वीटनेस फील होता है। अब ये स्वीटनेस क्यों फील होता है? रीजन क्या है स्वीटनेस फील होने के पीछे? दैट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दैट इज सिंपल शुगर। जैसे मान लो रोटी है, तो रोटी क्या है? कॉम्प्लेक्स का है ना, रोटी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। आपने जब उसको थोड़ी देर तक चिविंग करी रोटी को थोड़ी देर तक, तो
रोटी में जो पॉलीसैकेराइड था, उस पॉलीसैकेराइड पे सैलिवरी एमाइलेज एक्ट करने के कारण वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया। और सिंपल शुगर का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है। इसीलिए आपको रोटी हो, ब्रेड हो या चावल हो, इस चीज को आप थोड़ी देर तक जब च्यूइंग करते रहोगे तो वो आपको स्वीट फील हो। रीजन समझ में आ गया? तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपल शुगर। देखो, तो सबसे पहले जो फूड डाइजेस्ट हुआ है हमारे माउथ में, वो कौन सा फूड डाइजेस्ट हुआ है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दैट इज पॉलीज। इसकी डाइजेशन क्या यहाँ पे कंप्लीट हो गई या डाइजेशन स्टार्ट हुई है? डाइजेशन स्टार्ट हुई है, कंप्लीट नहीं हुई डाइजेशन इसकी। अभी डाइजेशन आगे जाके कंप्लीट होगी। अभी ये जो सब्सटेंस है सिंपल शुगर, दैट इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसमें कि आगे भी फर्दर डाइजेशन होना है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसमें आगे फर्दर डाइजेशन होना है। ये सब चीजें कहाँ पे हो रही है? ये सब चीजें हो रही है माउथ में। अब माउथ में प्रोसेस होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसोफेगस। रब कर दूं ना इसको? कोई चीज पूछना है बच्चों, किसी को नहीं पूछना? पक्का समझ में आ गया या नाराज चल रहे हो? पक्का समझ में आ गया? ऐसा कैसे हो गया? चलो ओके। अब जब फूड एंटर करता है एसोफेगस, देखो यहाँ पे कॉमन डक्ट हुआ, ये नेजल पैसेज है और ये माउथ की बकल का, ये कॉमन डक्ट में, कॉमन पैसेज में एंटर किया। अब यहाँ पे दो पाइप होते हैं, एक विंड पाइप हो गया और दूसरा हो गया फूड पाइप। ये है विंड पाइप और इधर वाला हो गया फूड पाइप। यहाँ पे एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है किसी को? एपिग्लॉटिस। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस जो स्ट्रक्चर है, मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये करता क्या है? देखिए, फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स हुआ मैस्टिकेशन के बाद, वो इस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। जिस फूड प्लस सलाइवा के इस मिक्सचर को जो इस शेप में है, इसको हम लोग बोलते हैं बोलस। जब ये बोलस एंटर किया इसोफेगस के फर्स्ट पार्ट में, तो ये क्या करता है, ये बोलस किसको प्रेस कर रहा है? एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जो है वो क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा। किसको कवर कर लिया? विंड पाइप को कवर कर लिया। तो फूड जो है विंड पाइप में एंटर नहीं किया, फूड किधर एंटर कर गया? फूड पाइप में एंटर कर गया। अब फूड पाइप जो है, जिसको हम लोग इसोफेगस भी बोलते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो फूड पाइप बना होता है किस चीज से? सर्कुलर स्मूथ मसल से। किस चीज से बच्चों? सर्कुलर स्मूथ मसल से। और ये जो सर्कुलर स्मूथ मसल है, ये होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ? अपने आप काम करेगा। तो जैसे इसमें फूड पहुंचा, ये जो सर्कुलर स्मूथ मसल है जो इनवॉलेंट्री नेचर का है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है फूड के जस्ट ऊपर। ये इस तरह से स्ट्रक्चर कम हो जा बन जाता है, और फूड के जस्ट नीचे, फूड के जस्ट नीचे का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ऐसे एक्सपेंशन हो जाता है। अब इसके कारण होगा क्या? मान लीजिए कि फूड के जस्ट ऊपर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट किया, और उसके जस्ट नीचे जो है वो क्या कर गया? एक्सपैंड कर। इससे क्या होगा? फूड विल बी प्रोपेल्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऊपर से प्रेस कर रहे हैं और नीचे उसको, नीचे वो एक्सपेंशन हो रही है। इससे क्या हुआ? नीचे जगह मिला उसको जाने के लिए और ऊपर से पुश किया गया। इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस पूरी की पूरी इसोफेगस में होती, पूरी की पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसोफेगस में, पूरी की पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है। इस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? Peristalsis is continuous contraction and relaxation which will help moving forward. और पेरिस्टाल्सिस होता कैसे है? पेरिस्टाल्सिस होता है by the continuous circular smooth muscle which is involuntary. Is it a reflex action? क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन है? Yes, it is a reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं? जो किसी स्टिमुलस के लिए हो। इनवॉलेंट्री, स्पॉन्टेनियस, है ना? देखो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन है कि नहीं है। यस, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा एक स्टिमुलस के कारण होता है। यहाँ पे स्टिमुलस है फूड, जिसके कारण ये हो रहा है। फूड नहीं होगा तो वहां पे नहीं होगा, फूड होगा तभी पेरिस्टाल्सिस होगी। फूड नहीं हुआ तो वो अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा?
पेरिस्टालसिस होगा, एनर्जी वेस्ट क्यों करेगा? फूड होगा, फूड नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है ना। अगर फूड ना हो फिर भी पेरिस्टालसिस हो तो एनर्जी वेस्ट नहीं करता बॉडी। वेरी बॉडी जो हमारी है दैट इज वेरी डेलिकेटली एंड ब्रिलियंटली कंट्रोल्ड। हमें नहीं पता चलता ना, हमें नहीं पता चलता, बट दैट इज वेरी ब्रिलियंटली कंट्रोल्ड। एवरी एक्शन इज वेरी ब्रिलियंटली कंट्रोल्ड। आप हर एक चीज की, चाहे किडनी की वर्किंग देखो, चाहे हार्ट की वर्किंग देखो, लंग की वर्किंग देखो, इवन कोई एक वर्ल्ड का बेस्ट आर्किटेक्ट भी ऐसा नहीं डिजाइन कर सकता है। सोचो, एवरीथिंग इन परफेक्ट शेप, परफेक्ट मैनर, परफेक्टली सीक्वेंस्ड नहीं कर सकता ना। तो फूड इस तरह से पेरिस्टालसिस होकर के पहुंचा कहाँ पे? पहुंचा स्टमक में। जब करो इसको बोलो सर, वो पूछ रहा था कि ग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटिस, ये भी वर्ड, इसी बात को ग्लॉटिस बोलेंगे, है ना। सर रोल क्या? ग्लॉटिस ये हुआ ना, ये जो विंड पाइप है ना, इसी को ग्लॉटिस बोला जाता है। उसके ऊपर के मस्कुलर फ्लैप को एपिग्लॉटिस, ऊपर ग्लॉटिस के ऊपर। चलिए ओके। तो फूड पहुंचा कहाँ पे? स्टमक में। अब हम लोग समझे कि स्टमक में क्या क्या हो। देखो, स्टमक में तीन चीजों के बारे में हमें समझना है। स्टमक में तीन चीजें हैं जिसके बारे में आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है, मतलब दो मस्कुलर फ्लैप है। ऊपर वाली जो मस्कुलर फ्लैप है इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और इस वाले का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इसको कार्डियक स्फिंक्टर क्यों? इसीलिए क्योंकि ये हार्ट के बिल्कुल पास में है, एकदम बिल्कुल पास में। हार्ट और ये दोनों एकदम अगल बगल है, इसलिए इसका नाम क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर। कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे इस जगह पे, है ना, रिफ्लेक्स, इफ्लक्स, एसिड बाहर निकलता है। कभी कभी जो है यहाँ पे तेज बर्न होता है, तो हार्ट बर्न बोलते। हार्ट बर्न कैसे बोल सकते? हार्ट तो बर्न होता नहीं कभी, तो हार्ट बर्न क्यों बोलते हैं? बिल्कुल ये हार्ट के पास में है, ऐसा फील होता है कि वो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये बिल्कुल पास में, हार्ट की पोजीशन और ये बिल्कुल अगल बगल। तो हार्ट बर्न जब होता है ना, हार्ट बर्न जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली इस जगह पे एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी नहीं, एसिड रिफ्लक्स। एसिडिटी तो हर जगह होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। रिफ्लक्स मतलब बाहर। तो इसको हमने बोला कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर है क्या? कार्डियक स्फिंक्टर इज मस्कुलर, मस्कुलर फ्लैप लाइक। ये मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस विल अलाउ टू पास द फूड इन ओनली वन डायरेक्शन। फूड को वापस नहीं आने देगा, फूड को सिर्फ स्टमक में जाने देगा इन नॉर्मल केस। मैं वॉमिटिंग के केस की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे ये दोनों साइड ओपन हो जाए, वो रेयरली होता है डिजीज्ड कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें, एक नॉर्मल पर्सन है तो वो अगर फूड कंज्यूम करने के बाद अगर उल्टा भी हो जाए सिरकेबल, तो भी फूड बाहर नहीं आएगा। द रीजन बिहाइंड दिस इज कार्डियक स्फिंक्टर दैट विल नॉट अलाउ फूड टू कम आउट। तो यहाँ पे ये वन वे डायरेक्शन में फूड को पास करने देगा। अब यहाँ पे जो हमें चीजें समझनी है, तीन चीजों के बारे में समझना है। सबसे पहला, यहाँ पे स्टमक में एक लेयर है, जो लेयर है म्यूकस की, म्यूकस की लेयर। दूसरी चीज जो यहाँ पे आपको समझनी है वो है HCl एसिड। और तीसरी चीज जो यहाँ पे समझनी है आपको, वो पेप्सिनोजेन नाम का इनएक्टिव एंजाइम। ये तीन चीज। सबसे पहले देखिए, HCl एसिड जो है, ये HCl एसिड की पीएच वैल्यू होती है 1.5, जो कि बहुत ही कम है ना, बहुत कम। और हमने पढ़ा है कि पीएच जितना कम होगा उतना सब्सटेंस एसिडिक होगा। इसका मतलब ये हाईली एसिडिक है, और हाईली एसिडिक होने का मतलब ये इतना एसिडिक कैन बर्न द वॉल ऑफ स्टमक। तो वॉल ऑफ स्टमक बर्न ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे है म्यूकस की लेयर। म्यूकस की लेयर जो है ये थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर। इट विल प्रिवेंट वॉल ऑफ स्टमक, प्रिवेंट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड, फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड। ये इसको बचाएगा। अब ये जो HCl एसिड है, ये HCl एसिड का काम क्या है? सबसे पहला इस HCl एसिड का जो रोल है, इट विल किल द पैथोजन दैट एंटर्स विद फूड। किल द पैथोजन एंटर्स विद फूड। दूसरा रोल इसका क्या है? इट विल सॉफ्टन द फूड। फूड, अब चूंकि ये इतना हाईली एसिडिक है, इसमें जो भी फूड आएगा वो फूड सॉफ्ट हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा ना, सिंपली बोले तो बर्न आउट हो जाने के कारण ये क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तीसरी चीज जो ये करता है, ये क्या करता है? इट विल
इनएक्टिवेट इनएक्टिव पेप्सिनोजेन, और इस इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को इनएक्टिवेट को एक्टिवेट करेगा किसमें? एक्टिवेट इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, एक्टिव पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या है? ये एक एक्टिव एंजाइम हो गया, और ये एक्टिव एंजाइम बनाया किसने? HCl ने। अगर HCl नहीं होता तो ये इनएक्टिव एक्टिव कन्वर्ट होता ही नहीं, और जब तक एसिड वहां पे लेवल हाई नहीं होगी तब तक वो इनएक्टिव ही रहेगा। अब ये जो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो चुका है, ये पेप्सिन करता क्या है कि जो प्रोटीन हमारी फूड में है उस प्रोटीन पे ये एक्ट करेगा पेप्सिन। ये पेप्सिन बना कब? जब HCl था, है ना? तो मतलब हम ऐसे बोलते हैं पेप्सिन कैन वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि वो एक्टिव तभी होता है। तो प्रोटीन पे ये एक्ट करेगा, और प्रोटीन पे एक्ट करके इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है इनटू पेप्टोन, और साथ में पेप्टाइड इसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन एंड पेप्टाइड में। अब ये जो सब्सटेंस आप देख रहे हो पेप्टोन एंड पेप्टाइड, दैट इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसके अभी एक्शन होना बाकी है। दिस इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये सारी चीजें कहां पे हो रही है? स्टमक के अंदर। ओके, समझ में आ गई बात यहाँ तक? सबको क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन यहाँ तक में पूछना है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत। अब हम लोग स्टमक से आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से आगे पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहां से आगे स्टार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जब एंटर किया तो यहाँ पे प्रेजेंट है लीवर, लीवर के साथ में अटैच है गॉल ब्लैडर। देखिए ये गॉल ब्लैडर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे स्टार्ट क्या हो चुका है? पाइलोरिक स्फिंक्टर के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए गॉल ब्लैडर की जो ट्यूब है, यहाँ पे ध्यान देखिए ये कैसे ट्यूब बन रही है। यहां से पैनक्रियाज अटैच हो रहा है, ये पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज की जो ट्यूब है और गॉल ब्लैडर की ट्यूब दोनों की एक कॉमन ओपनिंग है ना, कॉमन ओपनिंग समझ में आ रहा है? कॉमन ओपनिंग, दोनों की कॉमन ओपनिंग है कहां पे? ड्यूडेनम में, 25 सेंटीमीटर के आसपास हो ड्यूडेनम में। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ड्यूडेनम में ये एंटर किया, मतलब फूड कहाँ एंटर किया? ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में जब फूड एंटर किया, ड्यूडेनम में जब फूड एंटर किया, फूड का नेचर क्या है? एसिडिक है, क्योंकि फूड स्टमक से आ रहा है एसिड के साथ मिक्स होकर के। तो जब फूड उसके साथ मिक्स होकर के आ रहा है एसिड के साथ, तो फूड का नेचर एसिडिक है ना। अब वो फूड जो एसिडिक है उसको बचाने के लिए, हमारी उस एसिड से बचाने के लिए स्टमक में तो एक लेयर था, म्यूकस था, लेकिन इधर तो कोई लेयर नहीं है। तो इमीडिएटली उसको क्या करना पड़ेगा? उस फूड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, है ना? इमीडिएटली न्यूट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी उसकी। तो वो न्यूट्रलाइजेशन करेगा कौन? वो न्यूट्रलाइजेशन करेगा लीवर। लीवर विल प्रोड्यूस बाइल, लीवर प्रोड्यूस करता है क्या? बाइल जूस प्रोड्यूस। बट ये बाइल जूस स्टोर कहां पे होता है? स्ट्रक्चर में। ये लीवर का स्ट्रक्चर हो गया, ये लीवर हो गया, और ये स्टोरेज होती है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोरेज हुई, प्रोड्यूस बाइल जूस व्हिच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। देखो बाइल जूस जो है, जो यहाँ पे रिलीज हुआ गॉल ब्लैडर से और इधर से यहाँ पे फूड पे आया, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, still it is very important for the digestion of the food. तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं है, लेकिन आप देखो यहाँ पे जो फूड यहाँ पे आ रही है उस फूड, वो फूड का नेचर क्या है? एसिडिक। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? उस फूड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और वो काम कौन करेगा? बाइल जूस करेगा। तो बाइल जूस का जो पीएच होता है, इसका पीएच होता है बेसिक, और ये बेसिक नेचर होने के कारण क्या करेगा? इट विल न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये हो गया, इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। दूसरा काम क्या करता है ये करता है इमल्सिफिकेशन। किसका इमल्सिफिकेशन? फैट का इमल्सिफिकेशन इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स। जो इट विल emulsify the bigger drops into smaller globules of
ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे, जैसे बड़ा फैट का ये ड्रॉप है, इस पे एक्ट किया बाइल ने, और बाइल ने इसको इस पे एक्ट करके इसको छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो कन्वर्जन हो रही है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, इस प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ठीक है, ये फैट का कन्वर्जन हो गया स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, इस प्रोसेस का नाम इमल्सिफिकेशन। ये हुआ क्यों? ये हुआ किसके लिए? टू इंक्रीज द सरफेस। ये जो यहाँ पे है, दिस इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया, और जितनी सरफेस एरिया इंक्रीज होगी उतना ज्यादा एंजाइम्स इस पे एक्ट कर पाएगा, और उतने ज्यादा एंजाइम्स एक्ट कर पाने का मतलब क्या हुआ? उतना प्रॉपर इसका डाइजेशन हो पाए। अभी एब्जॉर्प्शन नहीं, अभी तो डाइजेशन होना बाकी है ना। अभी डाइजेशन कैसे होगा? अभी पहले इसका होगा डाइजेशन, फिर जाके होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो आंसर क्या लिखोगे इसका? ये दो पॉइंट हो जाएगा इसका। पहला पॉइंट क्या? इट विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड दैट इज कमिंग फ्रॉम स्टमक। दूसरा पॉइंट क्या? इट विल इमल्सिफाई द बिगर फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ इमल्सिफिकेशन, व्हाई इज द इमल्सिफिकेशन नीडेड, दिस इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और हायर सरफेस एरिया मींस more enzymes can act on it for proper digestion. Okay, क्लियर यहां तक? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या करेगा? रब कर दो इसको। पैनक्रियाज क्या करता है बच्चों? पैनक्रियाज से देखो, पैनक्रियाज एक डुअल ग्लैंड है। ये है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक डुअल ग्लैंड, डुअल ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। इसमें एक्सोक्राइन नेचर भी होता है, एंडोक्राइन नेचर, एंडोक्राइन नेचर भी है प्लस एक्सोक्राइन नेचर भी है। एंडोक्राइन नेचर होने का मतलब वहां पे प्रोडक्शन होगी हार्मोन प्रोडक्शन, और एक्सोक्राइन नेचर होने का मतलब वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? एंजाइम। इसलिए हमने इसको क्या बोला? इसको बोला डुअल ग्लैंड, या फिर इसको क्या बोला? मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड बोला। रीजन समझ में आ गया? दोनों नेचर है। अब यहाँ पे अभी हम बात करें इसकी हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। अभी हम बात करें इसकी। यहाँ पे प्रोड्यूस जो पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में तीन तरह के एंजाइम्स, एक एंजाइम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एक और एमाइलेज हमने पढ़ा था सलावरी एमाइलेज, है ना, सलावरी एमाइलेज माउथ में एक्ट कर रहा था, पैनक्रियाटिक एमाइलेज यहाँ पे एक्ट करेगा। दूसरा एंजाइम जो यहाँ पे है वो है ट्रिप्सिन। एक और सिन पढ़ा था हमने, पेप्सिन, है ना, पेप्सिन प्रोटीन पे एक्ट कर रहा था, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर रहा था? पेप्टोन और पेप्टाइड्स में। ये ट्रिप्सिन भी उसके आगे फर्दर एक्ट करेगा। तीसरा एंजाइम जो यहाँ पे है दैट इज लाइपेज। लाइपेज, अब देखो सबसे पहले की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, अब ये देखो ये तीनों जो एंजाइम है ना, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये तीनों एंजाइम को एक्ट करने के लिए इट नीड्स बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका। किसने किया था? बाइल जूस ने किया था, है ना। बाइल जूस ने बेसिक मीडियम ऑलरेडी क्रिएट, इसका रास्ता क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो उस पे जो है एक्शन होगा। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन कहाँ हुआ था? एक्शन हुआ था इन माउथ। और किसने एक्शन किया था? सलाइवरी एमाइलेज ने। और इसको कन्वर्ट किसने किया था? सिंपल शुगर। अब इस सिंपल शुगर पे जो इंटरमीडिएट कंपाउंड था, इस इंटरमीडिएट सब्सटेंस बोल लेते हैं, इंटरमीडिएट सब्सटेंस था। इस इंटरमीडिएट सब्सटेंस के आगे एक्ट करेगा कौन? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज का एक्शन कहाँ हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। देखो ये एक्शन माउथ में, ये एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अब जाकर के सिंपल शुगर किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। और ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट, जिसको कि अब आगे चल के डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन करनी है। ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन अब होना है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कहां पे हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब याद करो आप कि जो हमारा प्रोटीन था, प्रोटीन पे एक्शन हो चुका था ऑलरेडी। कहां पे किसने किया था? पेप्सिन ने। कहां पे किया था? स्टमक। और स्टमक में इसमें कन्वर्जन हुई थी पेप्टोन में, और पेप्टोन के साथ पेप्टाइड में। और इस पे एक्शन करेगा कौन? ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन जो एक्शन करेगा कहां पे करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फाइनली ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अमाइनो एसिड। ठीक है,
फाइनल कन्वर्जन हो गई अमीनो एसिड जिसकी कि अब होगी एब्जॉर्प्शन। तीसरा जो है यहाँ पे वो था फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े ड्रॉप्स, फैट के बिगर ड्रॉप्स, फैट के बिगर ड्रॉप्स ऑफ फैट, ड्रॉप्स ऑफ फैट। और इस पे एक्शन हुआ सबसे पहले किसका? बाइल जूस का। और बाइल जूस से क्या हुआ? इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट। और इस पे अब एक्शन कौन करेगा? लैपेज। और लैपेज इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? और साथ में इसमें फाइनल कन्वर्जन हो गए। तो ये जो सब्सटेंसेज हैं ये सब सब्सटेंसेज फाइनली जाकर के, ठीक है, अब ये सब जो है ये कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के जस्ट बाहर, ठीक है, जेजुनम में ये सारी प्रोसेस हो रही है डाइजेशन वगैरह की। अब जेजुनम के अंदर ही कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हो जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, उसका क्या नाम है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक रब कर दो। तो इसमें जो है इंटेस्टाइन में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड का काम क्या है बच्चों? हाँ बिल्कुल, ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करेगा इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग बोलते हैं सकस इंटेरिकस, सकस इंटेरिकस। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स का काम क्या है? फूड में स्टिल अगर कोई अनडाइजेस्टेड पार्ट है उस अनडाइजेस्टेड पार्ट का को डाइजेस्ट करना, इसका काम होता है फाइनल डाइजेशन। फाइनल डाइजेशन, अगर कोई भी स्टिल अनडाइजेस्टेड है उसको ये डाइजेस्ट। सर एक किसमें होता है? इंटेस्टाइन में होगा, जेजुनम। ठीक है। तो ये जो है क्या करेगा? फाइनल डाइजेशन कर, फाइनली डाइजेस्ट हो गया सब्सटेंस। तो इस वक्त भी तुम्हारा पेपर चल रहा था क्या जब मैं ये पढ़ा रहा था? तो फिर ये क्लास क्यों मिस? कौन सा? ये सारा ये लिखा नहीं है मैंने, ये पार्ट। हाँ तो वो कहीं घूमने गया होगा या फिर कहीं पेपर चल रहा होगा तुम्हारा। है। हाँ बोलो। न्यूक्लियर न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता हाँ न्यूक्लियर है। न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लिक एसिड को, देखो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड सिंपली बोले तो क्या है? आरएनए डीएनए ये सब है न्यूक्लियस के। और आरएनए डीएनए इस सब की जब डाइजेशन होती है तो वहां पे बनता है न्यूक्लियस, ठीक है। आरएनए डीएनए ये तो होगा है ना, न्यूक्लियस है तो वहां पे हो गए। अब कोई भी सेल है, चाहे आप प्लांट सेल कंज्यूम कर रहे हो या एनिमल सेल कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है? प्लांट से या एनिमल से। अब प्लांट या एनिमल है तो न्यूक्लियस होगा, होगा ना। न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर में क्या होंगे? क्रोमोजोम होंगे। क्रोमोजोम है तो क्या है? आरएनए या डीएनए होगा ना उसके अंदर। अब आरएनए डीएनए की जब डाइजेशन होगी तो यही करेगा। अब जब डाइजेशन होगी तो क्या बनेगा? आरएनए डीएनए डाइजेस्ट होकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड उसी को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपने उतना सोचा नहीं, सोचा होता तो अपने आप आंसर। ओके, तो फाइनली डाइजेशन, तो फाइनली डाइजेस्ट किया। डाइजेशन करने के बाद, डाइजेशन करने के बाद अब इसका होना क्या है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होना है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लेटर पार्ट में। और वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में भी छोटे छोटे से प्रोजेक्शन वहां पे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के लेटर पार्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज विलाई। और ये जो विलाई का भी सब डिवीजन है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। दिस इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जब इसके ऊपर डाइजेस्टेड फूड फ्लो करेगा तो उसका साइज छोटा छोटा हो चुका है। अब उसकी एब्जॉर्प्शन करना, जितने ज्यादा ये सरफेस में होंगे, अगर ऐसे देखते प्लेन सरफेस एरिया इतनी होती, अब सोचो कि ये इस शेप में कन्वर्ट हो गया तो जरा देखो, खुद देखो कि सरफेस एरिया कितनी बढ़ गई है ना। सरफेस एरिया बहुत बढ़ गई, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन। अब इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं क्या? इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं दो तरह के वेसल, एक होता है ब्लड की वेसल और दूसरा होता है लिम्फ की वेसल, ठीक है। ब्लड की वेसल और लिम्फ की वेसल, इसके अंदर ब्लड की वेसल भी है और क्या है? लिम्फ की वेसल। तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं? ब्लड की वेसल और लिम्फ की वेसल मिलकर के करेंगे क्या? फूड की, अब कौन से डाइजेस्टेड फूड की ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ब्लड एब्जॉर्ब करेगा
ग्लूकोज और साथ में अमीनो एसिड। और इसमें जो एक और वैसल है ना यहाँ पे, लिम्फ की वैसल, जिसको लैक्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टल। जो लिम्फ वैसल है, दो तरह के वैसल्स इसमें होते हैं, किसमें? विलाई के और माइक्रोविलाई के अंदर। इस लिम्फ वैसल का दूसरा नाम है लैक्टल, LACTEAL, लैक्टल। ये क्या करता है? ये अब्जॉर्ब करता है किसको? फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल और बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, जो जो बड़े बड़े अमीनो एसिड्स हैं ना, उसको भी ये अब्जॉर्ब। ठीक है, तो एब्जॉर्ब हो गया डाइजेस्टेड फूड। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ पता है स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी होती है? 6.5 मीटर के आसपास। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर के आसपास। अब सोचो तो जरा, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर है फिर भी, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर है, फिर भी हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। उल्टा बोल रहे हैं ना। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है उसकी विड्थ। जिसकी विड्थ ज्यादा उसको लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी विड्थ कम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब हो गया, सारा का सारा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। ठीक है, जो अभी भी स्टिल अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, दैट विल एंटर इनटू लार्ज। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल दो चीजों की एब्जॉर्प्शन करती है। कौन कौन सी दो चीजों की? ये एब्जॉर्ब करेगी वाटर की और साथ ही साथ मिनरल्स की। ये इस दोनों चीजों की एब्जॉर्प्शन करती है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन दो चीजों की एब्जॉर्प्शन करी, वाटर और साथ में मिनरल्स। मतलब किसी को अगर लूज मोशन हो जाता है तो इसका मतलब कहाँ प्रॉब्लम है? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही वाटर और मिनरल्स, है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम इन्फेक्शन है। चलो आगे, हंसने वाली क्या बात है? बॉडी के अंदर की बात हंसती है, जो हंसेगा सबको शराब दे दो, हाँ शराब दे दो। ना ना, नहीं तो इसका मतलब ये हुआ तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसा करने की कोशिश नहीं हंसो हंसो हंसो, मेरी बातें लग जाती है, मतलब शराब ही दे दो। मान लो। चलो ओके। अब जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है वो पहुंचा कहाँ पे? ये पहुंचा रेक्टम। रेक्टम में दिस विल बी स्टोर्ड। ठीक है, स्टोर्ड। और यहाँ पे ये जो रेक्टम का एक्सटर्नल पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। ये पार्ट एनस का हो गया, और इसकी जो ओपनिंग है दैट इज एनल स्फिंक्टर। तो एनस की जो ओपनिंग है दैट इज कंट्रोल्ड बाय मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, और उसको हम लोग बोलते हैं एनल स्फिंक्टर, जहां से कि अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड विल, ये हो गया डाइजेशन, डाइजेशन न्यूट्रिशन का। ओके अच्छा, तो अगली क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, कल मॉर्निंग की क्लास की टाइमिंग एज इट इज 9:30 to 11। यूटिलाइज करो टाइम का, यूटिलाइजेशन करो। नहीं यूटिलाइज करोगे बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं, वो टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसने जिसने पेपर दिया है आज, कल आकर चेक करवा लेंगे। चलो ओके बच्चों, बाय बाय देन, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चों बाय बाय।